नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे स्पेशली 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाई जा रही है। एक क्लास हो चुकी है और आगे के क्वेश्चंस आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है आज भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्वेश्चंस आपको समझने को मिलेंगे। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो कंसेप्ट के साथ कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको एज इट इज़ पेपर में मिले, लेकिन उससे जुड़ा हुआ सवाल हो सकता है और आप उसको ईजीली वहाँ पर सोल्व कर पाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है, विश्वास है। पूरा वीडियो आपको देखना है, जुड़े रहिए। साथ में आपको भी अपने हिसाब से आंसर्स करना है ताकि पता लगे कि अभी रिसेंट तैयारी कितनी है। ज़रूरी नहीं आप 12 का ही एग्ज़ाम दे रहे हो, इलेक्ट्रिशियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, इवन हरियाणा लाइनमैन हो या कोई और एग्ज़ाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। कल की क्लास कल हुई थी, कल उसको भी आप एक बार समय निकाल कर ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें भी दिए थे और सब क्वेश्चंस पढ़ते रहेंगे कंटिन्यू, तभी कुछ हम नया सीखेंगे, ज़्यादा सीखेंगे। कई बार एक क्वेश्चन एक क्लास में हो जाता है, फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरी क्लास में आता है। तो आप जिस क्लास से भी जुड़े प्रीवियस क्लासेज को देखें। कोशिश रहती है हमारी कि हर दिन नया क्वेश्चन दे। बहुत कम चांस होते हैं क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होते। देखो पहला सवाल आपके सामने है। कई बार आपके स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन आता है सामने, तो आज आपको पूरा मौका देंगे, एक बार पूरा क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। जब चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर मैं आपको क्वेश्चंस पूरा बोलकर बताऊंगा। ठीक है, हो गया, आ जाओ। डीसी शंट मोटर में बैक ईएमएफ ई क्या होगा यदि टर्मिनल वोल्टेज V और I आर्मेचर धारा और R आर्मेचर का प्रतिरोध हो। बड़ा अच्छा सवाल है। मोटर और जनरेटर के मामले में दो चीज़ें याद रखनी है। देखो पहले मैं आपको जनरेटर के बारे में बता देता हूँ। दरअसल जनरेटर वोल्टेज पैदा करता है, इंड्यूस करता है, और वो वोल्टेज हम लोड को प्रोवाइड करवाते हैं। यानी अंदर ईएमएफ बना, फिर आर्मेचर ने अपना जो ड्रॉप करना होता है वो कर लेता है, और फिर बाहर मिलता है हमें, जो टर्मिनल्स पर मिलता है, जिसे हम V कहते हैं। मोटर के मामले में होता है कि हम पहले सप्लाई करते हैं, फिर आर्मेचर के अंदर जो ड्रॉप होना होता है वो हो जाता है, और बचा हुआ बैक ईएमएफ कहलाता है एक तरह से। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला तो ये कि एक मोटर में अगर बाहरी वोल्टेज की मैं बात करूँ तो वो बैक ईएमएफ और आर्मेचर ड्रॉप के योग के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल ऐसे आ गया है कि आर्मेचर धारा में अगर वृद्धि होती है तो बैक ईएमएफ में कमी होती है। ऐसे करके यूपीपीसीएल ने 2021 में एक सवाल पूछा था, ऑप्शन दिया था कि डीसी मोटर के बारे में कौन सा इनमें से सही है। तो ऑप्शन दिया आर्मेचर धारा बढ़ने से बैक ईएमएफ बढ़ता है, फिर दिया कि आर्मेचर धारा बढ़ने से बैक ईएमएफ घटता है, आर्मेचर धारा से बैक ईएमएफ पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे क्वेश्चन उसने दिए। अब यहाँ पर हमारे ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन ये नहीं है। V का नहीं, वो E का पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं। E को बाहर ले आएंगे ना, तो ये जो आपने प्लस किया था ये अब माइनस हो जाएगा। यानी ईएमएफ अगर आपको ज्ञात करना है, जो कि बैक ईएमएफ कहलाता है, तो हमें क्या करना है, टर्मिनल वोल्टेज में से आर्मेचर की ड्रॉप माइनस कर देनी है, हमारे बैक ईएमएफ का वैल्यूएशन आ जाएगा। मोटर के मामले में है तो आपके सामने पहला ही ऑप्शन है, ये रहा। ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि वोल्टेज में ड्रॉप जोड़ें और E आ जाए, तो ये सेम ऑप्शन आपका जनरेटर के लिए है। ठीक है ना, क्योंकि बाहर जो वोल्टेज मिलती है हम इसे टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। इसमें जो आर्मेचर के अंदर ड्रॉप हुआ था उसे जोड़ दीजिए, बैक ईएमएफ कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा, इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे। तो ये जनरेटर का है, ये मोटर का है। एक ही सवाल में दो हो गए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। यदि प्रश्न समझ में आता है तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे, ताकि लाइक्स की संख्या में वृद्धि से हमें पता लगे कि किस किस बच्चे को कितनी क्लास समझ में आई। क्वेश्चन पूरा देखो, कोई चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। सेकंड सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, देखो कि एक बेलनाकार सिंक्रोनस मोटर। पहली बात तो ये ध्यान रखना, सिंक्रोनस मोटर होती है दो तरह की, सेलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल पोल। याद है क्योंकि अल्टरनेटर के दो तरह के रोटर होते हैं। पेपर में सिंपल सवाल पूछा जा सकता है। दो रोटर होते हैं इंडक्शन मोटर के, दो रोटर होते हैं सिंक्रोनस मोटर के। हमारे पास रोटर के 4 ऑप्शन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो बेलनाकार सिंक्रोनस मोटर जो है ना, उसमें उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अधिकतम होगी जब लोड एंगल कैसा हो। दरअसल मैं आपको एक बार सीधा बता रहा हूँ, जो मैकेनिकल पावर होती है ना, वो साइन ऑफ थीटा के समानुपाती होती है।
इसलिए वो कहता है कि जब 90 डिग्री का मान हो तो मैक्सिमम होती है। इसका एक पूरा फॉर्मूला है जो मैंने आपको कई बार लिखवा भी रखा है। लोड एंगल का वैल्यूएशन आता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और अगर वैसे नहीं तो आप यूँ एक ग्राफ बनता है इसका, जहाँ पावर मैकेनिकल और इधर लोड एंगल की वो वैल्यू लिखता है। और इस ग्राफ को जब आप देखते हैं ना तो ये ग्राफ यूँ उठता है ऐसे, तो ये 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ लिखता है वो, ठीक है ना। तो आंसर डी आएगा। 90 डिग्री होना चाहिए क्योंकि साइन 90 का मान इकाई होता है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, पढ़ना ज़रूर, इस तरह के प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। सवाल नंबर 3 देखो आपके सामने है, पहले पूरा पढ़ लो, फिर हो गया सबका। भी कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो यहाँ रोक कर ले सकता है, बाकी अब पढ़ेंगे। इनमें से कौन सी वायरिंग विधि आवासीय भवनों में की जाने वाली एक आम विधि है जो सुंदर दिखाई भी देती है और सुरक्षित भी है? यानी अपीयरेंस बड़ा अच्छा है, बाहर से अच्छी दिखे और फायर प्रोटेक्ट भी है, आग वगैरह ज़्यादातर ना लगे। तो भाई इसके लिए तो हम कंसील्ड वायरिंग को ही ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं। कंसील्ड को बोलते हैं हिंदी में गुप्त वायरिंग, दूसरा नाम होता है डक्ट वायरिंग, तीसरा नाम होता है अंडरग्राउंड कंड्यूट पाइप। अब ऑप्शन देख लो आप। क्लीट तो नहीं आएगा क्योंकि ये पूर्णतः अस्थायी वायरिंग है। बेटन में लकड़ी भी है और खुली वायरिंग होती है। केसिंग कैपिंग जो है वो फिर आग से सुरक्षित नहीं है। सी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग सिस्टम इजी ऑप्शन था, आई थिंक सब बच्चे समझ गए होंगे देखते ही। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, अगर सवाल पूछा होता कि इसमें से कौन टेम्परेरी वायरिंग है, तो ये हमारी अस्थायी वायरिंग है, ध्यान रखना, क्लीट वायरिंग। ये एक क्वेश्चन इतना रिपीट होता है और डायरेक्ट आता है, यूँ समझ लीजिए कि ये आपके लिए बोनस होता है। इवन जेईएंस के एग्ज़ाम जो होते हैं ना इंजीनियरिंग वालों के, उनसे भी ये सवाल पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी वायरिंग अस्थायी वायरिंग है, और क्लीट का बड़ा सीधा साधा ऑप्शन होता है उसमें, राइट। खैर अभी आपको सी उत्तर करना है, कंसील्ड कंड्यूट पाइप वायरिंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। और ये देखिए वो क्वेश्चन जिसे आप बहुत लंबे टाइम से पढ़ते भी आए थे, ये क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। दिखेगा पूरा। प्रदीप्ति फ्लक्स की जो इकाई, इल्यूमिनेशन फ्लक्स की जो इकाई होती है ल्यूमन, उसके लिए सही एक्सप्रेशन क्या है? व्यंजक बोल दो या इक्वेशन बोल दो, चलो समीकरण क्या है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शॉर्ट में जिन बच्चों को याद है, हम करते हैं कि जो प्रदीप्ति फ्लक्स होता है जिसे हम फाई से भी दर्शा सकते हैं, CP इंटू 4 पाई या 12.56 करते थे, याद आया क्या? 4 पाई का मान कहाँ से आता है ये भी आपको याद होना चाहिए। बताओ 4 पाई की वैल्यू कहाँ से आई? एक जो ठोस कोण होता है वो 4 पाई के बराबर होता है, याद रखना। तो कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल होगा, बी ऑप्शन है, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें से न्यूमेरिकल्स बनेंगे। पहले तो किसी को भी ये फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो, बी उत्तर आएगा। और ज़्यादा पूरा फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखेंगे कि कितने ल्यूमन का कोई लैंप हमें आउटपुट देता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है CP इंटू 12.56। अब देखो एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं। हरियाणा लाइनमैन वालों ने पूछा, ये दिल्ली मेट्रो में ये ऑप्शन था। दिल्ली मेट्रो वालों ने क्या दिया कि किसी भी लैंप का आउटपुट ल्यूमन निम्न में से के बराबर होता है, तो लिखा हुआ था कि उसकी कैंडल पावर को 12.56 से गुना कर दो। अब पहले जब सवाल आते थे तब ये आते थे कैंडल पावर इंटू 4 पाई। एक स्टेप वो आगे बढ़ा, उसने क्या किया, 4 पाई को हल करके लिख दिया 12.56। तो 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल एक आपसे पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल क्या आएगा, वो ये कहेगा कि 100 कैंडल पावर वाले एक लैंप के द्वारा उत्पन्न आउटपुट प्रकाश ल्यूमन में कितना होगा। तो अब इस कैंडल पावर को क्या करना है, 12.56 से गुणा करना है, 1256 उत्तर आ जाएगा। मतलब एक न्यूमेरिकल और 3 या 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे बनते हैं। वो आपसे लैंप की कैंडल पावर भी पूछ सकता है। तो कैंडल पावर ज्ञात करने के लिए क्या करना है, ल्यूमन में 4 पाई का भाग देना है। जो भी हो, एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला होता है और उसमें से न्यूमेरिकल बनते हैं हमेशा 3 से 4, ये याद रखो। मतलब जितने उसमें फॉर्मूले में मान होते हैं ना, वो कोई भी एक क्वेश्चन उसका न्यूमेरिकल बनता है, ये ध्यान रखा करो, ठीक है। सवाल दिख रहा है पूरा।
देखो क्या करें, इनमें से क्या किसी शक्ति प्रणाली की परिचालन लागत कहलाती है। परिचालन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन, लागत को बोलते हैं कॉस्ट। एक पावर सिस्टम के लिए ऑपरेशन कॉस्ट कौन सी होती है? ऑपरेशन होती है कि अगर वो चलेगा तो लगेगा, यदि हम उसका यूज करेंगे तो लगेगा। तो सिंपल सी बात है, फ्यूल कॉस्ट ही आएगा। जैसे थर्मल पावर प्लांट है, अगर यूनिट ऑपरेट होगी तो ही तो कोयला जलेगा ना। फ्यूल मतलब ईंधन होता है। कोयला प्लांट में कब जलेगा? हम बॉयलर में भट्टी कब जलाएंगे, कोयला कब जलाएंगे? जब हमें स्टीम तैयार करनी हो। स्टीम तैयार कब करेंगे? जब हमें टरबाइन चलानी हो, जनरेटर चलाना हो। तो फ्यूल कॉस्ट ऑपरेशन कॉस्ट में आएगी। बाकी देखो, प्लांट चले या ना चले, इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा। इनिशियल कॉस्ट, ये तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई। एक बार आपने लगा दिया, प्लांट लग गया जितना पैसा लगना था, अब आप प्लांट चलाओ या ना चलाओ। टैक्स और इंटरेस्ट, ये फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलते हैं, वित्तीय वर्ष के अनुसार, ये भी लगने ही होते हैं। ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन इजी था, पढ़ा के हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। नया क्वेश्चन जब भी आएगा सामने तो आप कर देंगे इस तरह का क्वेश्चन में, कोई ज़्यादा वो नहीं है। आगे बढ़े। क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो लाइक्स वाली संख्या में वृद्धि क्यों नहीं हो रही, ये आपका पहला काम होता है। बिना कहे बटन दबा दिया करो, बिना कहे बटन दबा दिया करो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपके लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल है। इसी तरह के क्वेश्चंस डाल रखे हैं तो आप उनको अटेंड कीजिए। और आप चाहें तो पेड टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। सवाल छठा पढ़िए, पूरा मौका मिल गया क्वेश्चन पढ़ने का। आप क्वेश्चन के आगे आ जाते हैं, आज वो वहम आपका निकाल देंगे। सुनो, उस विकल्प को चुनिए जो डीसी जनरेटर में शून्य भार संतृप्त विशेषता यानी नो लोड सैचुरेशन विशेषता, चुंबकीय विशेषता या खुला परिपथ विशेषता वक्र को संकेत करता है। बड़ा सिंपल है। ये वो ग्राफ होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमने कितना फील्ड को एक्साइट किया, तब कितना ईएमएफ उसमें उत्पन्न हुआ। प्रेरित ईएमएफ अगर नो लोड का हो तो ई जीरो और लिख देना, बस और कुछ नहीं करना। और थोड़ा सा जीरो के ऊपर से उठाते हैं, फिर रेखिक रूप में चलता है, फिर नी आता है यानी कांस्टेंट हो जाता है, मतलब हल्का झुकाव आता है और उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। 4 रेजिन चलते हैं। पूरा डीपली ग्राफ समझाया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आएगा आपका फील्ड करंट और इसमें नो लोड ईएमएफ के बीच में, ठीक है। अगर लोड विशेषता का आ जाता ना तो वो आता है लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में, ठीक है। याद रह जाएगा ना सबको, बी उत्तर कर देना। प्रेरित ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच में चुंबकीय विशेषता वक्र होता है। 3 तरह के ग्राफ बनते हैं डीसी जनरेटर में, तीनों याद रख लिया करो। सवाल 7वां देखो, जिनको चाहिए स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए, बाकी बढ़ो आगे। सवाल देखो, प्रतीक का उपयोग आश्रित या नियंत्रित स्रोत दर्शाने के लिए किया जाता है। सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। 2 तरह के सोर्स होते हैं, डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स। नेटवर्क थ्योरी में सबको करवाया हुआ है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं ऐप में वो आज ही जाकर और क्लास देखना, नहीं है तो मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है क्लासेज, आप वहाँ से भी देखना। सोर्सेज वाली क्लास यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको, करवा रखी है हमने। देखो, हमें सोर्स को दर्शाने के 2 ही वो काम में लेते हैं हम, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक लेते हैं सर्किल, दूसरा लेते हैं डायमंड। एक होता है सर्किल, दूसरा होता है डायमंड। तो यानी सर्किल तो हो गया आपका वृत्त की आकृति का और डायमंड हो गया आपके हीरे की आकृति का। तो ये जो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं ना, जिनको हम आश्रित स्रोत बोलते हैं, ये तो होते हैं डायमंड यानी हीरे की आकृति, आश्रित स्रोत के लिए हीरे की आकृति वाला ये। और अगर आ जाता इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर का, तो वो होते हैं सर्किल की आकृति के, ठीक है। और ये जो डिपेंडेंट होते हैं ये होते हैं हमारे 4 तरह के, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो इनके भी नाम याद रखना, इनके प्रतीक और वो पहचान होती है। बहुत डीपली जब आएगा तो सवाल आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखो, पढ़ रखा है सब ने, लेकिन एक इंटरनल क्वेश्चन पूछ लिया, यानी अंदर की बात। क्या पूछ रहा है? गीले रसायन अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त मुख्य तत्व क्या है? वेट केमिकल वाला काम में लेते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताओ, वेट केमिकल वाला किस क्लास की आग को बुझाने के लिए काम में लेंगे? सबसे पहला तो ये किस आग की समन के लिए लेंगे। तीसरा,
इसका कलर बैंड कैसा होगा पहचान करने के लिए, बताओ भैया, बताओ फटाफट से। तो वेट केमिकल का आंसर कर दीजिए। और तीसरा ये गहराई वाला क्वेश्चन अंदर से आएगा। देखो ये एफ श्रेणी की आग के लिए काम में लेते हैं। एफ श्रेणी में मोस्टली आता है ऑयल हमारा, जिसमें सबसे पहले मान लो कुकिंग ऑयल, ठीक है, वनस्पति तेल और ये जितने भी जिनमें आग लग जाती हो। इसका जो कलर बैंड रहता है ना वो होता है येलो, पीले रंग का कलर बैंड होता है, ठीक है। क्रॉस में चोर करवा लेना थोड़ा सा। क्रीम कलर का होता है उसका जो फोम टाइप वाला होता है, झाग वाला अग्निशामक, वो फोम टाइप वाला क्रीम का होता है। तो ये येलो कलर बैंड का होगा। और इसके अंदर ये जो केमिकल भरा रहता है ना, ये कहते हैं पोटेशियम होता है। इसमें क्या होता है, पोटेशियम होता है। सी उत्तर कर देना। उम्मीद है आज बिल्कुल नए नए क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे आप। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो एक बार लाइक्स ज़रूर कर देना। प्रश्न आ जाइए 9वें सवाल पर, पढ़ लो पहले पूरा, आगे देखो। ग्राउंड वायर किस रंग के तार होते हैं जो उपकरणों को बिजली की आग से भी बचाते हैं। देखो इसने थोड़ा सा कम लिखा है। दरअसल ग्राउंड वायर शब्द एक अलग होता है और प्रोटेक्टिव वायर एक अलग शब्द होता है। हमारे लिए दो शब्द होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो प्रोटेक्शन वायर को पीई वायर बोला जाता है, ये ध्यान रखना है ना। प्रोटेक्टिव अर्थ बोलते हैं पूरा नाम, प्रोटेक्टिव अर्थ। तो इसके लिए जो कलर का कॉम्बिनेशन चूज करते हैं ना वो ग्रीन प्लस येलो होता है, यानी ग्रीन होगा दोनों तरफ येलो कलर की पट्टियाँ होगी, या येलो होगा दो ग्रीन पट्टियाँ होगी दोनों तरफ। कैसे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और सिंपल आंसर हो जाएगा सबका। पर क्वेश्चन बड़ा शानदार है, याद रखना। डी आएगा, ग्रीन प्लस येलो आएगा। प्रोटेक्टिव अर्थ लिखा हुआ भी वो आपको दे सकता है। सवाल 10वां क्वेश्चन देखो फटाफट, पढ़ लो पहले आराम से, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब चलते हैं क्वेश्चन में आंसर की तरफ। निम्न में से कौन सा केबल में ग्राउंड वायर की सही लेबलिंग नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान रखना, ये जो इस तरह की लेबलिंग हम करते हैं ना, इसे केबल का रोमेक्स ब्रांड कहा जाता है, ठीक है ना। रोमेक्स ब्रांडिंग में केबल लिखने का तरीका बड़ा अलग होता है, बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होते हैं। वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं 12-2G, क्या लिखते हैं इसी तरह से। अब यहाँ हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या लिख रहा है। तो रोमेक्स ब्रांडिंग पर मैं डिटेल से बता चुका हूँ। ये बताता है कि ये कोर है और ये बताता है आपको कि इंसुलेशन के साथ है यानी ग्राउंड है कि नहीं। तो इसको लिखने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से, शॉर्ट में जी लिख देगा तो चलेगा, वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि इसमें ग्राउंडेड है। W/G लिख सकता है, जिसका मतलब होता है शॉर्ट में विद ग्राउंड। और तीसरा कि वो पूरा लिख दे विद ग्राउंड। तो ये 3 ऑप्शन तो होते हैं, ये वाला ऑप्शन नहीं होता। यानी XG नाम से ग्राउंडिंग की कोई मार्किंग नहीं होती है। जिन बच्चों के पास समय है, जिन बच्चों ने पूरी डिटेल से केबल को पढ़ रखा है, उनसे मेरा निवेदन है कि आज आप जा करके केबल की रोमेक्स ब्रांडिंग को और पढ़ना, नोट्स इम्प्रूव होंगे। आपके नोट्स में एक टॉपिक आज और जुड़ जाएगा। जहाँ भी आपने केबल के नोट्स बना रखे हो उसमें ये रोमेक्स ब्रांडिंग वाला टॉपिक और डाल लो, ज़िंदगी सुधर जाएगी। नंबर 1 आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। सवाल देखो, दिख रहा है पूरा 11वां क्वेश्चन। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट। सीरीज परिपथ में खुले प्रतिरोध का क्या प्रभाव होगा। बहुत सिंपल चीज़ है भाई। मान लो ये श्रेणी क्रम में एक जुड़ा हुआ है, ये दूसरा जुड़ा हुआ था, लेकिन इसको हम मान लेते हैं कि ये खुला हुआ है और ये मान लेते हैं कि तीसरा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तीनों की वैल्यू कितनी है इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस ओपन प्रतिरोधक के आर पार हमेशा सप्लाई वोल्टेज होती है, ध्यान रखना। यानी ये 200 वोल्ट पूरा का पूरा यहाँ दिखाई देगा आपको, ठीक है। कई बार मैं बता चुका हूँ। ओपन सर्किट में धारा 0 चलती है, कुछ एक मान होते हैं वो लिखा देता हूँ। ओपन सर्किट में करंट 0 होती है, रेजिस्टेंस अनंत होता है, वोल्टेज मैक्सिमम होता है एंड इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज होता है। एक उपकरण खुल गया कोई भी काम नहीं करेगा, राइट। अब इसमें ऑप्शन पढ़ लो भाई। सी ऑप्शन में दिया हुआ है ना, टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द ओपन रेजिस्टेंस। सप्लाई की कुल वोल्टेज खुले प्रतिरोधक के सिरों के आर पार आपको दिखाई दे जाएगी। सी ऑप्शन आएगा। उम्मीद है आपका भी सही हुआ ही होगा। 12वां सवाल देखिए। नाइक्रोम में के गुण के कारण इसे हीटिंग एलिमेंट के लिए काम में लेते हैं, बता दो फटाफट से। देखो
हीटिंग एलिमेंट के लिए जिस धातु का चुनाव करते हैं ना, उसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। पहली बात ये ध्यान रखना, ठीक है ना। उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। प्रतिरोध अगर उच्च होगा तो सिंपल सी बात है, जो चालकता या चालकत्व हम बोलते हैं वो अपने आप ही क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। फिर उसे टेम्परेचर के लिए चाहिए तो उसका वर्किंग टेम्परेचर जो है वो भी उच्च होना चाहिए। तापमान अगर उच्च सहन करेगा तो गलनांक तो उच्च होना ही चाहिए। अब बची बात विशिष्ट प्रतिरोध की, तो वो कहते हैं कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी उच्च होता है। ठीक, डी उत्तर कर देना। क्वेश्चन शानदार है और कभी भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 13वां देखो। इसमें तो क्या ही स्क्रीनशॉट लेना होगा और किसी का क्या ही गलत होगा। क्या कह रहा है? आरएलसी सीरीज रेजोनेंस में प्रतिबाधा किसके बराबर होती है? सीरीज सर्किट है, इम्पीडेंस पूछ रहा है। 2-3 तरीके से याद रख सकते हो। 2-3 बातें कैसे याद रखोगे? पहली बात ये कि नेट रिएक्टेंस जो होता है वो जीरो होता है, यानी परिणामी जो इम्पीडेंस है वो परिणामी जो रिएक्टेंस है वो जीरो होता है, क्योंकि एक्सएल जो होता है वो एक्स सी के बराबर होता है। ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है, राइट। रेजोनेंस क्या होता है ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना। परिपथ में जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो तो वो कंडीशन रेजोनेंस कहलाती है। ऐसे में नेट रिएक्टेंस जो होता है वो जीरो होता है। नेट रिएक्टेंस जीरो होने का मतलब ये होता है कि सर्किट जो होता है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की भांति कार्य करता है। इसका मतलब उस समय परिपथ का इम्पीडेंस वही है जो सर्किट का रेजिस्टेंस है, राइट। डी उत्तर आएगा। ऐसे याद नहीं रखो तो फिर वो सीरीज वाला फॉर्मूला है इम्पीडेंस ज्ञात करने का, उसे याद रख लीजिए। जेड ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है r² + XL - XC की स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जीरो ही है आपका, तो जेड बराबर r² का √ आया है। अब रूट हटा सकते हैं आप, तो स्क्वायर कट जाएगी और जेड और आर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, पावर फैक्टर इकाई होता है, करंट और वोल्टेज के बीच में 0 फेज अंतर होता है। चलिए जी, आज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के पीछे तो लाइक कर ही देना अगर नहीं किया तो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 14वां, शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है? एक बात याद रखना, प्रीवियस पेपर कई बार पढ़ने जरूरी हो जाते हैं। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 2018 में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन वही ना कि बनाने वाली कंपनी सेम थी, तो वर्ष 2022 में इसने रिपीट भी कर दिया और आपके 12 का एग्ज़ाम भी वही कंपनी ले रही है जो ये ले रही है। तो टेक्निकल हेल्पर वाले सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ कर जाना। और अगर आपके पास नहीं है ना, तो ऐप में हमने आपको एक लाइफ टाइम मेंबरशिप प्लान दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें PDF वगैरह डाल रखी है हमने, और उस लाइफ टाइम मेंबरशिप प्लान में ये होगा कि आपको एक बार सिर्फ सर्विस चार्ज देना है, उसके बाद में वो हमेशा आपके प्रोफाइल में रहेगा। आप जब चाहें PDF डाउनलोड करें और सेव करें, और आगे भी जितने भी पेपर होंगे उनकी PDF वहाँ डालते रहेंगे। वहाँ बहुत सारी PDF अभी भी प्रोवाइड करवा रखी है। तो देखो सवाल, रिफ्लेक्शन फैक्टर शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का। दरअसल रिफ्लेक्शन फैक्टर के उत्तर आते हैं 4। अगर वो स्पष्ट ना लिखे कि करंट का रिफ्लेक्शन फैक्टर पूछ रहा है कि वोल्टेज का पूछ रहा है, तो आपको हमेशा वोल्टेज का उत्तर देना है। पहली बात ये। दूसरी बात, वोल्टेज का अगर याद रख लो तो करंट का रिफ्लेक्शन फैक्टर उल्टा लिख दिया करो। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, फिर इससे 4 बनेंगे। पहला सवाल देखो, शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का रिफ्लेक्शन फैक्टर, तो ये आपको उत्तर करना है -1। अब इसी क्वेश्चन में दरअसल ये जो है ना, ये वोल्टेज रिफ्लेक्शन फैक्टर है। ठीक है, तो करंट रिफ्लेक्शन फैक्टर अगर पूछ लेता तो क्या कर देते, +1। ठीक है, अब ये शॉर्ट लाइन का था, तो अगर आपसे ओपन ट्रांसमिशन लाइन का पूछे तो शॉर्ट वाली का उल्टा कर दो, यानी ओपन ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रिफ्लेक्शन फैक्टर आएगा +1, करंट रिफ्लेक्शन फैक्टर आएगा -1। तो 4 क्वेश्चन समझ में आ गए। उम्मीद है सवाल आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझा होगा। ठीक है, देखो इसको एक और, ये इल्यूमिनेशन वाला है। वैसे तो इल्यूमिनेशन वाले में फैक्टर्स के सबसे ज़्यादा सवाल है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आप ज़रूर याद रख सकते हैं। तो 15वां देखो, कार्यकारी स्थल पर प्राप्त ल्यूमेन और सोर्स द्वारा उत्पन्न कुल ल्यूमेन का अनुपात कितना कहलाता है? यानी वो कह रहा है कि जो आपका वर्किंग प्लेन है, जहाँ आप काम कर रहे थे, वहाँ पर कितने ल्यूमेन मिले, और आपका जो सोर्स है वोल्टेज वाला प्रकाश सोर्स, उस सोर्स ने कितने ल्यूमेन दिए थे। भाई ये तो एक तरह से दक्षता ही हो गई। कौन सी दक्षता हो गई? ल्यूमेन में दक्षता हो गई। मतलब हम उस प्रकाश का सही तरह से यूटिलाइज कितना कर पा रहे हैं, उपयोग कितना कर पा रहे हैं,
और यूटिलाइज शब्द अगर आ गया तो फिर ए ऑप्शन है यूटिलाइजेशन फैक्टर, उपयोगिता गुणांक बोलते हैं। देखो पावर फैक्टर का तो वैसे ही नहीं करना था, सबको पता है। और विविधता गुणांक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और मैक्सिमम लोड वो जो डिमांड में आता है वो है डाइवर्सिटी फैक्टर। अवपात गुणांक क्या है? अवपात गुणांक ये कहता है कि जो आपका लैंप है ना या सोर्स जो भी है उसमें डेप्रिसिएशन कितना आ गया। अवपात को इंग्लिश में डेप्रिसिएशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ह्रास। इकोनॉमिक्स आपने किसी ने पढ़ रखी हो तो ह्रास गुणांक इकोनॉमिक्स में एक आता था। ये डेप्रिसिएशन ये कह रहा है कि जब लैंप साफ है तब लाइट कितनी मिल रही थी और अब एक्चुअल कंडीशन में आपको कितनी मिल रही है, तो ये कहलाता है अवपात गुणांक। ठीक है, तो बस प्रिय विद्यार्थियों आज की क्लास यहीं रोकेंगे। उम्मीद है ये जो हमने 20-25 मिनट का समय आपसे लिया है इसके बदले ज़रूर हमने कुछ ना कुछ नया सीखा है। क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। क्लास कंप्लीट होने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी अपडेट देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।